स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख पर एक बार फिर। आज की हमारी चर्चा का विषय है ईरान और 1979 में 1979 में जो इस्लामिक क्रांति ईरान में हुई थी, उसने उस ज़माने में दुनिया के नक्शे को बदलने में और दुनिया को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़े-बड़े बुद्धिजीवी उससे बड़े प्रभावित हुए थे, उन्होंने समझने की कोशिश की थी, ये क्रांति है क्या? मिशेल फूको फ्रेंच द ग्रेट फ्रेंच फिलोसोफर वो वहां पेरिस से चलकर आए और ईरान में आकर रहे। उन्होंने उस क्रांति को डिकोड करने की कोशिश की। आज कई संकटों से गुजरने के बाद आज वो उस मुकाम पर पहुंच चुकी है 47 साल बाद, जब ऐसा लगता है कि शायद ये क्रांति हो सकता है। इसका एक अंदेशा, एक संभावना है कि वो अपनी जिंदगी की शायद आखिरी लड़ाई लड़ रही हो। सही या गलत जो भी हो, उसकी तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है, जनता तो बहुत नाराज है, सड़कों पर निकली हुई है। और उसी ग्रैंड बाजार से जहां पर क्रांति का उद्घोष हुआ था अयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में, उसी ग्रैंड बाजार से विरोध की आवाज उठी है। प्रदर्शनों का पहला केंद्र वही तेहरान का ग्रैंड बाजार है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका इसमें कैसा हस्तक्षेप करेगा और उस हस्तक्षेप की प्रतिक्रिया रूस और चीन पर क्या होगी। आपको क्या लगता है विनोद जी? आप तो इन चीजों को बहुत नजदीक निगाह रखते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभय जी, बात यह है कि आप कहते हैं कि ईरान के भीतर उथल पुथल है, लोगों में ऐसी बेबसी है, लोग ऐसे क्षुब्ध हैं, ऐसे नाराज हैं कि उठ खड़े हुए हैं। किस कारण से उठ खड़े हुए हैं? वहां की जो रिजीम है, वहां पर जो थियोक्रेसी है, उसके कारण से उठ के खड़े हुए हैं क्या? उनका जो रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त है, वो किन कारणों से है? अमेरिकन सैंक्शंस के कारण से है। आप ईरान को छोड़ दीजिए अकेला, ईरान को अपनी डिप्लोमेसी, अपनी राजनीति करने दीजिए दुनिया में, इस वादे पर भी करने दीजिए कि वो आतंक नहीं फैलाएगा, और आप देखेंगे कि किस तरह से उसकी इकोनॉमी तन के खड़ी हो जाएगी। उसका तेल बिकने दीजिए। आप उसका तेल बिकने नहीं दे रहे, उस पर सैंक्शन लगा रखी हैं। अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया पोस्ट रेवोल्यूशनरी ईरान को नीचा दिखाने के लिए। मैं कोई रेवोल्यूशन के पक्ष में या विरोध में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमेरिकन पॉलिसी की बात कर रहा हूं। अमेरिका में अब बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, सीरियाना उनमें से एक है, जॉर्ज क्लूनी की फिल्म है, आइकॉनिक फिल्म है, देखने लायक फिल्म है। ना सिर्फ वो एंटरटेन करती है पर एजुकेट भी करती है कि ऑयल का पॉलिटिक्स किस तरह से ऑपरेट करता है। देखिए, बात है कि कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि अमेरिका जो है वो देखने में तो तेहरान से लड़ रहा है, ईरान से लड़ रहा है या वेनेजुएला से लड़ रहा है, लेकिन जो उसकी अप्रत्यक्ष लड़ाई है वो चीन से है। चीन के जो ऑयल सप्लाईज हैं उनको रोक देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। ईरान से तेल लेता है, टम के थोक के लेता है चीन, किसके डर के बिना लेता है। हमने तो डर से रोक दिया है तेल लेना उससे। हालांकि हमारे इतने पुराने रिश्ते हैं, मुझे याद है कि नटवर सिंह के जमाने में एक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया हुआ था, बाउंसर था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, और मुझे वो नटवर सिंह जी ने कहा था कि हमने तो इनको बोला है कि आप भारत को इंटरफेस बनाएं, ईरान के साथ ताल्लुकात खोलें। आप अमेरिका को बोला, और हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, हमारे उनसे पुराने सिविलाइजेशन रिलेशनशिप है। लेकिन आई थिंक उसका नाम रिचर्ड आर्मिटेज था। आर्मिटेज, यस, ये भी याद आ गया, रिचर्ड आर्मिटेज, बाउंसर। तो ये मुझे नटवर सिंह जी ने बताया था। लेकिन परस्पर जो 1970 से 79 से लेकर आज तक जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं वेस्ट एशिया में जनरली और ईरान के प्रति पर्टिकुलरली, वो जो है वो डिस्ट्रक्टिव रही हैं, वो फेलियर रही हैं।
और ये शुरुआत हुई थी, आप जानते हैं कि ऑपरेशन ईगल क्लॉ, आपको याद है, जो फेल कर गया था, वो जो हॉस्टेज रिलीज करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था निक कार्टर, प्रेसिडेंट कार्टर के टाइम पे, अगर आपको याद हो तो। जी जी। उसको पता है डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान के साथ मुठभेड़ एक राष्ट्रपति की गद्दी, उसके चलते एक राष्ट्रपति की गद्दी चली गई अमेरिका के, और उसके बाद वो उठ के खड़ा नहीं हुआ। उसकी इज्जत भाई बड़ी रही प्रेसिडेंट कार्टर की, लेकिन वो राष्ट्रपति दोबारा नहीं बन पाए। तो वहां पर हाथ डालकर अपने हाथ अमेरिका जला चुका है एक बार एक राष्ट्रपति, और डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को जानता है। अब धमकियां दे रहा है, वेनेजुएला की तरह रात में अंधेरे में रेड करके उसके राष्ट्रपति को तो उठवा लिया था, यहाँ के राष्ट्रपति को, यहाँ के आयतुल्ला को तो नहीं उठवा सकता वो। और दूसरी बात यह है कि चीन ने बोला है, ईरान को बोला है कि आपको जो जो हथियार चाहिए हम आपको हथियार देंगे, आप अपनी सुरक्षा करें खड़े होकर। और रूस और चीन इसमें एकजुट हैं, ईरान के पक्ष में खड़े हुए हैं। और अगर रूस और चीन एकजुट हो गए तो पाकिस्तान भी एकजुट हो जाएगा। तो 3 न्यूक्लियर पावर्स तेहरान के पक्ष में उसके साथ खड़ी हुई नजर आएंगी। इसलिए जो कुछ भी पुतिन को करना, जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप को करना है, बहुत सोच समझ के करना है। और अगर उसकी कोई भी चाल गलत हो गई और वो लापरवाही में या हठधर्मी में उसी राह पे अग्रसर रहा, तो इस दुनिया को वो विश्व युद्ध की कगार पे धकेल देगा। इसलिए जो मामला आज के दिन ईरान के प्रति यूएस के रवैये का है, और जो वहां पर बोल रहा है कि आप लड़ते रहो, हेल्प इज ऑन द वे, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, ही इज अ मैड कैप। ये आदमी उतना ही पागल है। मैं कंपैरिजन करना नहीं चाहता था, लेकिन ये कंपैरिजन लाजमी है। ये उतना ही पागल है जितना कि हिटलर पागल हो गया था। मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने इराक और ईरान की लड़ाई में दोनों तरफ वेपन सप्लाई की अमेरिका ने। और 60s के बाद जो उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तोड़ लिए थे इराक के साथ, वो खोल दिए उन्होंने इराक ईरान की लड़ाई की दौरान। और उसके चलते ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी भी इन्होंने सप्लाई की, जिसके चलते एलिजेडली इराक ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हासिल की, WMDs, जिनका बहाना बनाकर इन्होंने इस तरह की चढ़ाई इराक पे की। इट वॉज एन एफर्ट टू डिस्ट्रॉय एन एंटायर सिविलाइजेशन। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं आज के दिन, ट्रंप वाला अमेरिका, ये सैटर्न है असले में। आज के दिन प्रेजेंट डे सैटर्न यही है। और बड़े सोच समझ के हमको भी कदम उठाने पड़ेंगे। भारत सरकार चुप है, सही से चुप है एक तरीके से। हालांकि कल परसों बात हुई है जयशंकर की उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ, अच्छी बात है। हमको रास्ते में रहना चाहिए ईरान के साथ। ईरान ने और इराक ने कश्मीर के मुद्दे पे कभी हमको लेट डाउन नहीं किया था। जब उनकी चॉइस पाकिस्तान और इंडिया के बीच थी, खासकर सद्दाम हुसैन ने तो कभी नहीं किया। भारत का साथ दिया, हमेशा भारत का साथ दिया। ये बात अलग है कि वो डेमोक्रेटिक रूलर्स नहीं थे, देयर वाज अ स्ट्रीक ऑफ डिक्टेटरशिप। लेकिन हर खित्ते के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, और हर कोई अपने आप को, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उन चैलेंजेस के अनुसार अपने आप को वेपनाइज करता है। उसमें कई बार डेमोक्रेसी आहत होती है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, लेकिन उसको अलग करते हैं। कोई डेमोक्रेसी पे डिबेट नहीं है, ये डिबेट डिप्लोमेसी पे है, ये डिबेट ग्लोबल पॉलिटिक्स पे है। और जिस तरह का रवैया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रहा है, आज के दिन है, वो अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ा बुली समझता है। लेकिन उसको पता नहीं है कि उतने ही प्रखर योद्धा, गुंडे मान लीजिए,
चीन को अगर एक तरह से गुंडा भी मान सकते हैं, हम्म, चीन के लिए, ताइवान के लिए तो चीन गुंडा ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो घुन्ना गुंडा है, चुप रहने वाला है। और किसी की स्टिल बगैर वाट छाती नहीं पीटता छत पे खड़े हो गए। हाँ, और ही स्टिल वाटर्स रन डीप, वो गहरा पानी है। और डोनाल्ड ट्रंप को जरा उससे बचना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह का मजाक उड़ रहा है आज के दिन, अरे भैया ये कैसा आदमी है? एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉरफेयर इज टू कीप वन एनिमी एट अ टाइम। इस आदमी ने तो अनेकों अपने दुश्मन बनाए हुए हैं, देश के भीतर और देश के बाहर। पूरा यूरोप जो है आज के दिन इसके हाथों सताया हुआ है। यूरोप में कितने लोग आस्था से इसके साथ खड़े हैं, आप मुझे बता दीजिए। उनका आज बस चले तो इसके जनाजे में शामिल होने की दुआ करें। ये हालत है। ठीक बात। तो मैं क्या बोलूं आपको। और दूसरी बात, जहां तक आयतुल्लाह की बात है और जहां तक जो भीतर चल रहा है तेहरान के भीतर, प्रोफेसर, वो अच्छा नहीं है। लेकिन वो जो वहां लड़ रहे हैं, वो पेट की भूख के कारण लड़ रहे हैं, और अमेरिका उनकी भूख का कारण है। जो सैंक्शंस लगा रखी है उनके मुल्क पर, उसकी भूख का कारण है। और अगर इंटरवीन कर लिया अमेरिका ने, तो उससे बड़ा उपहार वो दे नहीं सकते आयतुल्लाह खुमैनी को, और वहां की जो रेवोल्यूशनरी थियोक्रेटिक रजीम है उसको नहीं दे सकते उससे बड़ा उपहार। वो सारा मुल्क एक होकर खड़ा हो जाएगा। ऐसी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री वाली कंट्रीज जो हैं, जब कोई बाहर से इन्वेजन होता है, एकजुट हो जाती हैं, अंदर के इख्तिलाफ खत्म कर देती हैं और एक मुट्ठी बनकर उभरती हैं। और पता नहीं पुतिन को कोई ये समझा रहा है कि नहीं समझा रहा, या उसकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन पुतिन स्वयं एक तरह से प्रॉक्सी है। सबसे बड़ा इसमें जो विलन है वो वो इजराइल है, वो नथान्यू है। नथान्यू इज द बिगेस्ट विलन ऑफ हिस्ट्री, जो अपनी गद्दी के लिए और अपने हॉलोकॉस्ट वाले जो हमारे यहूदी भाई हैं, उनकी जो हिटलर ने जो उनके प्रति बेदर्दी से जो उनके साथ रवैया अपनाया था, वो सही है। उस हिस्टोरिकल फैक्ट में हम यहूदियों के साथ हैं, हम इजरायलीज के साथ हैं, और हम संवेदना रखते हैं उनके प्रति। लेकिन जो उन्होंने खुद भुगता है, हाउ कैन दे टॉलरेट देयर लीडर, प्रेजेंट डे लीडर, to be inflicting the same horrors on the other people, innocent people of other countries. ठीक कह रहे तो हैं ये आप। तो बदकिस्मती की बात है। ठीक कह रहे हैं, मैं आपके विश्लेषण से बिल्कुल सहमत हूं। तो वो ये जो रूस और चीन पर निर्भरता है, क्या केवल हथियार सप्लाई करने के लिए है, या अमेरिका के हमलों के खिलाफ सुरक्षा? आप जो जो दिक्कतें, आर्थिक दिक्कतें पैदा हुई, क्या ये ऐसे दोस्त नहीं है जो उन आर्थिक दिक्कतों से निपटने में ईरान की मदद कर सकें? फिर ये किस प्रकार की निर्भरता है उनकी? मेरे ख्याल से ये जो रूस और चीन की तरफ जो बहुत असाधारण झुकाव हुआ, एक तरफा किस्म का झुकाव हुआ, तो वो भी एक इस समस्या के, अयातुल्लाहों के मुकाबले जो समस्या पैदा हुई है, उसके कारणों में से एक है। जी। देखिए, ऐसा है कि उनके फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन पर्सपेक्टिव से मिसडायरेक्टेड हो सकती है। हर मुल्क को ये सॉवरेन अधिकार है प्रोफेसर साहब, कि वो किसके साथ बड़ी हिस्सेदारी बनाना चाहता है और किसके साथ छोटी हिस्सेदारी बनाना चाहता है। वो जो खित्ता है, वो जो इस इलाका है, उस इलाके में जिस तरह की इनकी सांठ-गांठ है, और जिस तरह से, देखिए, उसके मरने के बाद सद्दाम हुसैन की मौत का कारण अमेरिका था। और जब उसको जब मार दिया गया, तो द बिगेस्ट फेस ऑफ अरब नेशनलिज्म वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सीन। सबसे बड़ा चेहरा अरब नेशनलिज्म का सद्दाम हुसैन था। उसके जाने के बाद आपने इस पर्शियन पावर को प्राथमिकता दे दी। ईरान बिकेम द बिगेस्ट फोर्स इन दैट रीजन। और ये शिया है, शिया मुल्क है, और शिया सुन्नी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो प्रधान हो गई, वो प्राथमिक हो गई।
और जो वेस्ट एशिया के और मुल्क थे, उनकी डिपेंडेंस जो थी, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को WMD के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के चलते और लोगों के और मुल्कों को गुमराह करने के बाद जब उसको हटा दिया सीन से, सद्दाम हुसैन को, तो उसके साथ साथ उनको पता नहीं था, सेंस ऑफ हिस्ट्री खत्म होगी अमेरिका की, कि उन्होंने अरब राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा चेहरा हटा दिया सीन से। और उसके बाद वो जो खित्ता था वो ईरान प्रधान हो गया, द बिगेस्ट पर्शियन पावर, वो जो उस इलाके में थी। और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते थे, बैलेंस आउट करते थे। वो बैलेंस बिगड़ गया और उस बैलेंस के बिगड़ने के चलते और जो मुल्क है उनका झुकाव, और जो वेस्ट एशिया में मुल्क थे उनका झुकाव अमेरिका के प्रति हो गया, डिपेंडेंस बढ़ गई। सऊदी अरेबिया हो, भले ये UAE हो, जो कतार हो, कतार तो वर्चुअली एक बेस है, अमेरिकन मिलिट्री बेस है। जी। तो अमेरिका जो जगह जगह अपने मिलिट्री बेसिस बनाने के चक्कर में वहां था, क्योंकि वो तेल प्रधान, वहां पेट्रोलियम वेल्थ है, पेट्रो डॉलर्स वहीं से आते थे। और इस सब के पीछे जो शातिर दिमाग था वो हमेशा इजरायलियों का है। और इजरायली लॉबी जो है सबसे ज्यादा मजबूत लॉबी अमेरिका में, उनकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें सबसे मजबूत लॉबी है। वेपन बिकती है तो कॉर्पोरेट सेक्टर गेन करता है, लड़ाई होती है तो कॉर्पोरेट सेक्टर गेन करता है, तेल की किल्लत होती है तो कॉर्पोरेट सेक्टर गेन करता है। हर तरह से वहां पर अगर अराजकता है, अगर वहां पर वॉर मॉन्गरिंग है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसकी अहमियत बढ़ती है। और वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इजरायली उसके कब्जे में है। तो उन सब त्रुटियों के चलते जो ईरान देख रहा था, उसका जो नेचुरल फर्स्ट इंपल्स यही था कि मैं इस पावर को ट्रस्ट नहीं कर सकता। और जब भी जरूरत होती थी कि उसको नॉर्मलाइज करें अमेरिकन भी, तो उनके दिमाग में 1980 का जो माजरा था वो सामने आ जाता था, कि जब उन्होंने ऑपरेशन ईगल क्लॉ, उसका नाम था शायद ऑपरेशन ईगल क्लॉ, एक फिल्म, हाँ, और उसमें फिल्म भी बनी थी एक, अर्गो, इफ यू रिमेम्बर। अर्गो इज अ ग्रीक माइथोलॉजी शिप, बड़ी फेमस फिल्म थी वो, हॉलीवुड की। तो वो जब उन्होंने देखा कि भाई ये उसमें बेन अफ्लेक हीरो था शायद अर्गो में। हाँ भैया, तो अर्गो तो इट वाज अ वेरी, इट्स एन एक्सीलेंट फिल्म, एंड वो थोड़ी सी प्रोपेगेंडिस्ट थी, लेकिन ठीक है, अगर हम धुरंधर बना सकते हैं तो वो क्यों नहीं ज्यादा ईमानदार फिल्म बना सकते हैं। हमने भी धुरंधर बनाई है, कम ईमानदार है उसके मुकाबले। एनीवे, छोड़िए उसको। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका झुकाव उनके प्रति हो गया और वो चले गए, मतलब अमेरिका के विरोधी पक्ष के पाले में। क्या किसी सॉवरेन मुल्क को ये अधिकार नहीं है? और उसके चलते क्या आप परस्पर उस मुल्क की इकोनॉमी को, उसका भीतरघात करते रहेंगे, उसको अंडरमाइन करते रहेंगे? उसके पास ऑयल वेल्थ होने के बाद आज के दिन वहां का आवाम अगर सड़कों पे निकला हुआ है, तो जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, ये उसकी सबसे बड़ी, मैं समझता हूं, हार है। हमने जो इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट किया है वो इंक्लूसिव नहीं है, वो कोरोसिव है। वो आई वुड से इवन इन मेनी वेज दैट इंटरनेशनल ऑर्डर इज वन साइडेड। जिसको आज के दिन ग्लोबल ऑर्डर बोलते हैं कि ग्लोबल अमन बनाए रखने के लिए एक हमने इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया है, वो अमेरिका का डिक्टेट किया हुआ इंटरनेशनल ऑर्डर है। और वही अमेरिका आज के दिन जिन संस्थानों के जरिए वो इंटरनेशनल ऑर्डर लागू होता था, अमेरिका संस्थानों के जरिए डिक्टेटरशिप करता था। आप जानते हैं प्रोफेसर साहब, ब्रेटन वुड्स के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो तो उसको हमेशा उसके कब्जे में थे, भले ही वो वर्ल्ड बैंक हो, भले ही वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो। उनके लिए, उनके जरिए वो मुल्कों को इंपावरिश करता था, अपने कब्जे में रखता था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रतिस्पर्धा में, इस मुठभेड़ में पक्ष लेना मुश्किल है, क्योंकि इतिहास के कुछ पन्ने ईरान के पक्ष में भी जाते हैं। और इतिहास, मैं आप जो बात कह रहे हैं उसके पहलू को समझ रहा हूं। मैंने जो सवाल उठाया था
उसको मैं एक बार फिर से उधर फोकस करना चाहूंगा। मेरा कहना है कि ईरान के जो दोस्त हैं, जैसे कि रूस और चीन, जो अमेरिका के मुकाबले, अमेरिका की सैंक्शंस के मुकाबले, अमेरिका की तरफ से आने वाले खतरे के मुकाबले ईरान को खड़ा करने में मदद दे रहे हैं। लेकिन वो मदद क्या केवल फौजी किस्म की मदद ही हो सकती है? वो मदद तो कई तरह की मदद हो सकती है ना। जो वहां पे इकोनॉमिक, जो आर्थिक संकट है, जो खाने पीने का संकट है, पानी का संकट है, पानी नहीं है, पानी पूरा ईरान का पानी गड़बड़ा गया था, सूख गया था। उसमें मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर वास्तव में वो ईरान को टिकाए रखना चाहते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी तो उनकी मदद मिलनी चाहिए, ये मैं कह देखिए, रहा हूं। आज के दिन इसमें एक तुर्क का पत्ता है, तुर्क का एक का है, वो है चीन, जिससे कि ट्रंप डरता है। वो डरता तो पुतिन से भी है, क्योंकि पुतिन जो है, उसकी जो विल पावर है, उसका मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकता। और उसने ठेंगे पे रखा हुआ डोनाल्ड ट्रंप को आज तक यूक्रेन के मामले में। उस पर तो अटैक नहीं किया, यूक्रेन से करवाते हैं, प्रॉक्सी ढूंढते हैं उस पर अटैक करने के लिए, खुद से तो कभी नहीं किया आज तक। लेकिन जो उसका जो तेल है, रूस का जो तेल है और वेनेजुएला का जो तेल है, एक ही तरह का तेल है, हैवी पेट्रोलियम, हैवी क्रूड। तो हाँ, तो उनका जो उनके यहाँ से जो जिस तरह का निकलता है क्रूड, वो वैसे ही वेनेजुएला से निकलता था। तो वेनेजुएला का भी रिश्ते वैसे चीन और रूस के नजदीकियों वाले रिश्ते थे। एक उनका बंदा जो है, उसको गिरा लिया इसने, अबडक्ट करके अपने घर ले आया है। अब इस मुगालते पे ना रहे कि उनका दूसरा बंदा भी, उसके साथ भी वो ऐसा ही सलूक कर सकते हैं। नाम है जिसका ईरान। उसकी रॉन्ग्स एंड राइट्स ऑफ ईरानियन डिप्लोमेसी हम डिस्कस कर सकते हैं एंडलेसली, लेकिन कोई वजह नहीं दी अमेरिका ने टू तेहरान टू ट्रस्ट हिम एनी टाइम इन फ्यूचर। और वहां पर उन्होंने, और उस खासकर 1980 का जो फेल्ड ऑपरेशन था ईगल क्लॉ, उसके चलते तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें आप सही कहते हैं कि नॉन मिलिट्री पर्पस की जो मदद होती है वो भी मिल सकती है और दी जाती है और दे सकती है, लेकिन वो किसके जरिए हो सकती है? हम जैसे मुल्कों के जरिए। क्या हम कुछ कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने तेल भी लेना बंद कर दिया उनसे, कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? बस आपको नहीं लगता कि बिल्कुल अमेरिका, भारत की विदेश नीति जो है अमेरिकन पिट्ठुओं जैसी हो गई है? ये थोड़ा लफ्ज सख्त है, लेकिन हो तो जो दिखाई तो वही पड़ रहा है। But we have become a vassal state of the United States. That's what I'm trying to say. और भारत की जो नॉन अलाइनमेंट की नीति थी, आज के दिन समझ में आ रहा है उसकी अहमियत क्या थी। आज का जो वर्ल्ड है वो भी वैसे ही डिवाइड हो गया है। जैसे कि ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक में एक बार डिवाइडेड था, 2 सुपर पावर थी। आज के दिन 2 नहीं 3 सुपर पावर हैं। चीन है और अमेरिका है और फिर रशिया है, एट अ स्लाइटली 1 लेवल लेस। लेकिन चूंकि वो मेजर न्यूक्लियर पावर है, तो उसको हाथ नहीं लगा सकता डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरी बात, जिस तरह से रूस की मदद चीन कर रहा है, उसी तरह से तत्पर होकर तेहरान की मदद चीन को करनी चाहिए और रूस को तेहरान की मदद करनी चाहिए। और वहां पर खाद्य सामग्री पहुंचाने में क्या दिक्कत है? इतना लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। सही बात है। और चीन की जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान पे, जो डिपेंडेंट है चीन की, पाकिस्तान की जो डिपेंडेंट चीन पे, उसके चलते उसका डिप्लोमेटिक, उसको लीवरेज बनाकर बहुत सी चीजें पाकिस्तान के जरिए वहां भिजवाई जा सकती हैं। ये 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं, और सऊदी अरेबिया और जो मुल्क जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका बड़ा कर्तव्य है आज के दिन कि इंटरसीड करें। अगर इस कठिन परिस्थिति में, इस तनाही में, अगर वो तेहरान की मदद करते हैं, तो उनके मुल्कों के भीतर जो शिया सुन्नी डिस्प्यूट्स हैं, जो सेक्टेरियन पॉलिटिक्स है जिसको हवा मिलती है खासकर पाकिस्तान में, उससे निजात पाई जा सकती है। वो एक ऐसा मरहम बन सकता है
जिसके चलते पुराने घाव जो हैं शायद भर सकते हैं, लेकिन किसी को उठकर उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का डिस्प्ले दिखाना पड़ेगा, और वो अभी तक बदकिस्मती से नहीं हुआ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब आपका अनुमान क्या है भविष्य का, कि अभी जो तेहरान में चल रहा है उसमें जनता की तो जो शासन है, जनता के बड़े हिस्से उससे नाराज हैं। जैसी खबरें मिल रही हैं उससे ही लगता है कि जिन तबकों ने एक जमाने में इस्लामिक क्रांति का साथ दिया था और लगातार पिछले कई संकटों में उनके साथ खड़े रहे, वो भी अब दरअसल नाराज हो गए हैं और वो भी आंदोलनकारियों की मदद करने की तरफ झुक रहे हैं। तो ये अयातुल्ला के लिए एक बुरी खबर है। तो ये कब तक मामला ये ऐसा चल पाएगा वहां पर? देखिए, बात है, अगर अमेरिका इंटरवीन कर देता है तो अमेरिका विल बिकम अ 4 लेटर वर्ड इन ईरान। अगर डायरेक्टली इंटरवीन करता है, इंटरवेंशन कोई नहीं चाहता हाँ, वहां पे। तो आंदोलनकारी, अमेरिका का इंटरवेंशन होगा तो आंदोलनकारी असल आंदोलन वो करना वो तो अल्लाह के बदनाम कर दिया उसने पीछे। कि आप लड़ते रहो, हेल्प इज ऑन द वे। और हेल्प क्या है? तमाम दुनिया में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, और एनालिस्ट बोल रहे हैं कि मोसाद की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है वहां पर। ये जो अभी आज के दिन सो कॉल्ड अपराइजिंग है खमैनी के खिलाफ, वहां की इस्लामिक रिजीम के खिलाफ। और दूसरी बात, अभी कल परसों की खबर है कि 100 के करीब वहां पर जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स है जो फौत हो गए इस कश्मकश में, उनके फ्यूनरल पे हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे। देखिए, आज के दिन आयतुल्ला इज नॉट अ स्पेंट फोर्स, इट इज अ वीकेंड फोर्स, लेकिन स्पेंट फोर्स नहीं है वो। और मैं ये मानता हूं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हस्तक्षेप बड़ा काम कर सकता है। उसमें तत्परता से रूस और तेहरान और चीन को, अमेरिका को दो टूक शब्दों में बोल देना चाहिए कि भाई स्टे ऑफ। इफ यू विल गेट इन्वॉल्व देन डोंट स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग आवर पार्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन चूंकि व्यस्त है रूस यूक्रेन में, लेकिन चीन उतना व्यस्त नहीं है। नहीं, हाँ, नहीं, चीन तो कर सकता है। चीन के तो हाथ कहीं नहीं फंसे हुए हैं। और चीन को क्या करना है? चीन ने जिस तरह से मदद की पाकिस्तान की भारत के खिलाफ, अब पाकिस्तान को बोले हमारी मदद करो चीन के तेहरान के पक्ष में। देखिए, बात है, और भारत को भी उसमें शामिल होना चाहिए। देखिए, भारत के जो रिश्ते हैं पुराने तेहरान के साथ, और आज भी उन रिश्तों की आंख की शर्म बना रखी है भारत ने। यानी बहुत जोर से पक्ष में ना बोला है उनके खिलाफ, ना उनके पक्ष में, लेकिन जब वहां के फॉरेन मिनिस्टर फोन करता है और हमारा फॉरेन मिनिस्टर वो फोन रिसीव करता है और उसको पब्लिसाइज किया जाता है, इसका मतलब ये है कि भारत अभी अपना पुख्ता तरीके से अपनी पॉलिसी उन्होंने नहीं बनाई है। लेकिन जरूरत है आज के दिन कि भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय दायित्व निभाए। ये हमारा ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और वहां कहीं दूर दराज लड़ाई हो रही है, ये हमारे नेबरहुड में हो रही है। सही बात। ईरान is not a distant neighbor of India, it's a close neighbor of India, ना सिर्फ हिस्टोरिकली बट और को जियोग्राफिकली की क्लोज नेबर है। और पाकिस्तान का तो क्लोजेस्ट है, पाकिस्तान तो इतना लंबा बॉर्डर है उनका। तो मैं ये मानता हूं कि ईरान का रोल बड़ा जरूरी है, बड़ा अहम हो जाता है। और तेहरान और जो ईरान है उसकी जो हस्तक्षेप अफगानिस्तान में, देखिए उनका वर्चस्व है, उस मुल्क का वर्चस्व है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, उसका वर्चस्व अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, पूरे खित्ते में। मैं समझता हूं कि भारत को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप आज है कल नहीं है, कल तो लगभग तय है कि नहीं होगा। सिर्फ महीने भर का, साल भर का ये एक झेलने वाली तपस्या है, इसको झेला जाए और तटस्थ तरीके से खड़ा होकर क्लैरिटी से पॉलिसी बनाई जाए। भारत इसमें अगर पहल करेगा तो chronic critics of Mr. Modi will also be forced to get up and clap for him. पर वो क्या वो करेंगे, ये देखने वाली बात है। देखिए, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसका इल्म सरकारों के पास होता है, मेरे और आपके पास नहीं होता। हम तो
सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन पे के बेसिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो भारत की वॉइस है वो सुनाई नहीं दे रही, नहीं सुनाई दे रही। और हम चाहते हैं कि उनकी वॉइस सुनाई दे, क्योंकि लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां पर बीजेपी परस्पर जीतती रही है, शियाओं की वजह से, और उनका एक अहम कंट्रीब्यूशन है, वो हमारा एक डोमेस्टिक डायमेंशन है कि राजनाथ सिंह जी इस पे ज्यादा पेशरफ कर सकते हैं, और मैं समझता हूं कि उनको एक रोल निभाना चाहिए राजनाथ जी को, कि देखिए द शियाज आर द ब्राह्मण्स ऑफ इस्लाम, वो जो आयतुल्लाह हैं वो उनको जब सुनते हैं लोग तो स्तब्ध होकर सुनते हैं, ख्याल में सुनते हैं, और उनके चेहरे से नूर टपकता है, इल्म टपकता है। और ये बात अलग है कि उन्होंने हिजबुल्लाह और हमास जैसे कुछ गुटों को प्रोत्साहन दिया, जो मेरे हिसाब से अच्छी पॉलिसी नहीं थी। अराजकता फैलाना अच्छी पॉलिसी कभी भी नहीं होती, और खासकर टेररिज्म को प्रोत्साहन देना अच्छी फिलॉसफी कभी भी नहीं होती, भले ही कोई भी कारण रहा हो उसका। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो पुश्तैनी और जो हिस्टोरिकल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं लोगों के बीच में, वो कॉन्ट्रडिक्शन का इमीडिएटली निवारण तो मुश्किल है, लेकिन दिस सिचुएशन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टर्निंग वर्स फ्रॉम बैड, और उसके लिए समस्त बड़ी शक्तियों को कोशिश करनी चाहिए, भारत को भी करना चाहिए, और चीन की सबसे बड़ा दायित्व है इसमें, चीन और रूस का, और उनके चलते पाकिस्तान का। तो फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान का है वो खड़ा होकर कह दे अब कि हम पहुंचाएंगे आपको सामान, खाने पीने का, दूध मलाई आपको हम पहुंचा रहे हैं। अगर आपके सुझाव पे गौर किया जाए तो ये तो अमेरिका के खिलाफ पूरी एक एक्सिस बन जाएगी वर्ल्ड लेवल पे। तो अमेरिका क्या, मैंने आपको बोला ना, द बिगेस्ट सेटन टुडे इज अमेरिका, ये इसका पूरा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। मैं अकेले इस आदमी ने जो अपने मुल्क में विलन बना हुआ है, अमेरिका को पूरी दुनिया में विलन बना दिया है उसने। ठीक बात। आज के दिन अगर कोई अलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस बनेंगी तो एक्सिस ऑफ इविल वुड बी लेड बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, allied forces would be led by, it will be the irony of history that the allied forces of today will be led by countries like Russia and China. ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत दिलचस्प और विचारोत्तेजक चर्चा रही और उससे बहुत नए नए आयाम खुले, और मुझे यकीन है कि नई परख के दर्शक इस चर्चा को बहुत पसंद करेंगे। आप जब भी नई परख पर बोलते हैं तो आपके और मेरी चर्चा के जो वीडियो होते हैं वो काफी लोकप्रिय होते हैं, और मुझे उम्मीद है इसी तरह हम लोग भविष्य में कई मुद्दों के ऊपर उनको परिस्थितियों को डिकोड करने वाली चर्चाएं करते रहेंगे। एक बार शुक्रिया, थैंक यू।